गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। आप अच्छे होंगे, लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे, पढ़ाई से जुड़े हुए हैं, नियमितता रखेंगे। आप देखते हैं कि पढ़ाई का सबसे मूल मंत्र होता है नियमितता। अगर विद्यार्थी कंटिन्यू स्टडी करता है तभी उसे सफलता प्राप्त होती है। तो सफलता का जो मूल मंत्र है नियमितता, पढ़ाई के प्रति समर्पण की भावना और अपने आप को अनुशासन में मेंटेन करते हुए, नियमों का पालन करते हुए, कोविड-19 का ध्यान रखते हुए आप पूरी तरीके से अपने घर में सेफ होंगे और इसका पालन कर लें और निश्चित तौर पर सफलता आपके कदम चूमेगी, क्योंकि आप अपनी स्टडी को निरंतर जारी रख रहे हैं। बोर्ड के स्टूडेंट धैर्य रखें, एग्ज़ाम होगी और आपको वो करके दिखाना है कि जिन पेपरों में जैसे जो नंबर कम थे उनसे इसमें 100/100, यानी जितने आपके पेपर बाकी उनका ये टारगेट आपको लेके चलना चाहिए पर स्टूडेंट को कि आप उसे पूरा करें। तो मैं आपको जैसे विश्व जनसंख्या, प्रवास और मानव विकास के बारे में पढ़ा रहा था, तो नेक्स्ट आगे मैं तुम्हें शॉर्ट में बता रहा हूँ भाई किन किन देशों में प्रवास हुआ और कब हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, उसके बारे में। तो नेक्स्ट आपका बिंदु है विश्व के प्रमुख प्रवास। विश्व के प्रमुख प्रवास। अब देखते हैं कि मोटे तौर पर विश्व में 2 देशों से प्रवास हुआ था। पहला यूरोपीय प्रवास और दूसरा हुआ था एशियाई देशों से प्रवास। तो मैं आपको यूरोपीय देशों के प्रवास से बता रहा हूं कि यूरोपीय देशों में 12वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक, कौन सी 12वीं से लेकर 20वीं शताब्दी तक यूरोप में प्रवास हुए थे। और ये प्रवास किन देशों की ओर हुआ था? एशिया, अफ्रीका और अमेरिका, इन देशों की ओर मोटे तौर पर यूरोपीय देशों से प्रवास हुए थे। उन देशों में प्रवास होने का, यूरोपीय देशों से प्रवास होने का रीजन क्या था कि उन क्षेत्रों में जनसंख्या अत्यधिक बढ़ गई थी, संसाधन कम हो गए थे। तो जनसंख्या अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधन सीमित हो गए थे, नहीं के बराबर थे। इसलिए यूरोपीय देशों से अमेरिका की ओर, अफ्रीका की ओर, भारत की ओर, ऑस्ट्रेलिया की ओर, न्यूजीलैंड की ओर, इन देशों की ओर क्या हुए? प्रवास हुए। तो इन तीनों देशों से प्रवास हुए थे। तो यूरोपीय देशों से जो प्रवास हुए थे वो 2 देशों में हुए थे, एक तो शीतोष्ण कटिबंधीय और दूसरा उष्ण कटिबंधीय। तो पहला मैं आपको बता रहा हूं, उष्ण कटिबंधीय देशों की ओर प्रवास हुआ। उष्ण कटिबंधीय प्रवास। अब आप देखते हैं कि उष्ण कटिबंधीय जो प्रवास होते हैं उसमें उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के तटवर्ती भाग, उत्तरी अमेरिका व दक्षिण अमेरिका के तटवर्ती भागों में प्रवास हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के तटवर्ती भागों में और एशिया के दक्षिण पूर्वी भागों में, एशिया के दक्षिण पूर्वी भागों में, बागानों में। आप देखते हैं कि एशिया के बागों में जैसे जो बागान थे बड़े बड़े, जैसे ब्राजील में कॉफी के बागानों को क्या कहते हैं? फेजेंडा कहते हैं। तो ये अफ्रीका, एशिया के जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र थे जहाँ पर इन्होंने क्या किया, वनों को काटकर और वहाँ बड़े बड़े बागान लगाए और फलदार कृषि की थी। और वर्तमान में आप देखते हैं कि लगभग जो बागान है वो वर्तमान में उस देश के स्वामित्व में है। कुछ समय तक इनके स्वामित्व में रहे थे, लेकिन जो जो देश आज़ाद होते गए त्यों त्यों ये बागान उन देशों के स्वामित्व में चले गए। तो
उष्णकटिबंधीय जो प्रवास हुआ था वो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के तटवर्ती भागों में और एशिया के दक्षिण पूर्वी भागों में हुआ था, जहां बागायती कृषि की गई थी। दूसरा था इनका शीतोष्ण कटिबंधीय प्रवास। शीतोष्ण कटिबंधीय प्रवास, उष्ण कटिबंध का मतलब आप जानते हैं 0 डिग्री से 23.5 डिग्री अक्षांश, इन अक्षांशों के बीच में उष्ण कटिबंध पाया जाता है। और 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री अक्षांशों के मध्य कौन सा कटिबंध पाया जाता है? आप देखते हैं कि 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण, इसके बीच में कौन सा कटिबंध पाया जाता है? उष्ण कटिबंध पाया जाता है। ठीक है। और 23.5 से लेकर 66.5 डिग्री उत्तर और 66.5 डिग्री दक्षिण, इसमें शीतोष्ण कटिबंध। ये जलवायु मानव निवास के लिए अनुकूल होती है। तो दूसरा जो प्रवास है वो शीतोष्ण कटिबंधीय प्रवास हुआ था। और शीतोष्ण कटिबंधीय प्रवास कहाँ हुआ था? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। दूसरा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका, न्यूजीलैंड। इन क्षेत्रों में क्या हुआ था? शीतोष्ण कटिबंधीय प्रवास हुआ था। तो क्योंकि ये जलवायु यूरोपीय लोगों के लिए अनुकूल थी। यूरोप के लोग क्या थे? ठंडे प्रदेशों के निवासी थे। और ये जो शीतोष्ण कटिबंधीय वाले जलवायु वाले क्षेत्र थे, उन जलवायु वाले क्षेत्र है वो इनके निवास के लिए अनुकूल थे। तो यूरोपीय लोगों ने अपनी तकनीकी के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से वहाँ बड़ी बड़ी बागान लगाए, उद्योग लगाए और उस क्षेत्र के वातावरण में क्या कर लिया? परिवर्तन कर लिया और मुद्रा का अर्जन किया। तो उस देश का भी विकास प्लस अपना खुद का भी विकास, वहाँ के लोगों को रोजगार, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति, तो ये सारे कार्य संपन्न हुए थे। तो ये था विश्व के प्रमुख प्रवास में यूरोपीय प्रवास। अब मैं आपको बता रहा हूँ एशियाई प्रवास, कि एशिया के क्षेत्रों से, एशियाई देशों से किन किन क्षेत्रों की ओर प्रवास हुआ। एशियाई प्रवास, एशियाई प्रवास, आप देखते हैं कि एशिया में सिर्फ 3 देशों से प्रवास हुआ था, भारत, चीन और जापान। इन 3 देशों से प्रवास हुआ था। इन तीनों देशों से प्रवास होने का रीजन क्या था? कि इन क्षेत्रों में जनसंख्या का दबाव अधिक था। जापान एशिया का सबसे विकसित देश है, लेकिन यहाँ भी जनसंख्या दबाव के कारण यहाँ के लोग भी संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन क्षेत्रों की ओर गए। भारत से जो प्रवास हुआ था, तो भारत से जितना भी प्रवास हुआ था वो निकटवर्ती प्रवास हुआ था। निकटवर्ती देशों में जैसे चीन की तरफ हो गया, पाकिस्तान की तरफ, जैसे अफगानिस्तान, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलाया, ये जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र थे, इन क्षेत्रों की ओर इनका प्रवास हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले इन्हें जबरदस्ती नए खोजे गए क्षेत्रों में, जब भारत जैसे उपनिवेश था ब्रिटेन का, इंग्लैंड का, तब इन्हें नए खोजे गए क्षेत्रों में जबरदस्ती काम के लिए भेजा जाता था। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात व्यक्ति अपने आर्थिक विकास को लेकर, अपनी सामाजिक विकास को लेकर इन देशों की ओर प्रवास हुए। वर्तमान में भी ये प्रवास का क्रम जारी है कि लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करके विदेशों में शोध अनुसंधान के लिए या बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने के लिए भारत से डॉक्टर है, इंजीनियर हैं और अन्य जैसे जो शोधार्थी हैं वो दूसरे देशों की ओर प्रवास करते रहे। तो ये था विश्व के प्रमुख प्रवास। तो इन क्षेत्रों में किन किन क्षेत्रों की ओर इनका प्रवास हुआ। नेक्स्ट आपका टॉपिक है प्रवास के परिणाम। आप देखते हैं कि जैसे प्रवास होता है तो प्रवास के क्या परिणाम होते हैं। अमूमन जैसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, प्रवास के परिणाम, प्रवास के परिणाम। परिणाम का मतलब रिजल्ट क्या आता है।
व्यक्ति साल भर कार्य करता है, साल भर कार्य करने के पश्चात उसका परिणाम क्या है? विद्यार्थी पूरे सत्र अध्ययन करता है और अंत में उसका परिणाम आता है भी वास्तव में स्टूडेंट की गतिविधि क्या रही, वो पढ़ाई के प्रति समर्पित था या जैसे कौन सी गतिविधियों में था, तो उसका परिणाम उसे पूरी तरीके से सेटिस्फाई करता है। अब आप देखते हैं कि इसका सबसे पहला परिणाम क्या है कि जनसंख्या संतुलन बिगड़ता है। जनसंख्या संतुलन बिगड़ता। अब आप देखते हैं कि जनसंख्या संतुलन कैसे बिगड़ता है, तो प्रवास में मैं आपको बताऊं कि ए और बी दो स्टेशन होते हैं कि व्यक्ति ए स्थान से बी स्थान की ओर जाता है। मान लीजिए कोई एक्स व्यक्ति है, वो बी स्टेशन की ओर जाता है, तो यहाँ एक्स बढ़ जाता है, प्लस हो जाता है। अब आप देखते हैं कि जनसंख्या का संतुलन बिगड़ जाता है। व्यक्ति दूसरे स्थान पर जाता है तो वह जनसंख्या का दबाव अधिक हो जाता है, तो उन्हें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और दूसरा, जैसे ये व्यक्ति यहाँ से यहाँ चला जाता है तो यहाँ इसकी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। अब आप देखते हैं कि मोटे तौर पर क्या होता है कि इसमें लिंगानुपात में परिवर्तन हो जाता है। किसमें परिवर्तन हो जाता है? लिंगानुपात में। यहाँ देखते हैं कि किसकी संख्या बढ़ जाती है, पुरुषों की संख्या बढ़ जाती है, और यहाँ किसकी कमी हो जाती है, किसकी संख्या बढ़ जाती है। अगर हम संख्या बढ़ने की तरफ से देखें तो महिलाओं की संख्या बढ़ जाती है। यहाँ महिलाएं प्लस हो जाती है और यहाँ पुरुष प्लस हो जाते हैं, तो लिंगानुपात असंतुलित हो जाता है। तो सबसे पहला परिणाम क्या होता है कि जनसंख्या संतुलन बिगड़ता है। दूसरा, इसका परिणाम क्या होगा कि संस्कृति का प्रसार होता है। संस्कृति का प्रसार होता है। अब आप देखते हैं कि संस्कृति का प्रसार कैसे होता है कि धर्म, जैसे सबसे पहले नाम देखते हैं तकनीकी। अब व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, उसकी तकनीकी, उसका धर्म, उसके रीति रिवाज, इसमें क्या होता है, परिवर्तन होता है। अब आप देखते हैं कि ये लोग जिन क्षेत्रों में जाते हैं उन क्षेत्रों के रीति रिवाज, धर्म, तकनीकी पर इनका प्रभाव पड़ता है और उनके भी रीति, इनमें संस्कृति का क्या हो जाता है, प्रसार हो जाता है। वो लोग इनकी भाषा को, ये लोग इनकी भाषा को, तो मिक्स हो जाती है। तो तकनीकी, धर्म और रीति रिवाज में क्या जाता है, परिवर्तन आ जाता है। किसके कारण होता है? प्रवास के कारण होता है। ठीक है। और तीसरा जैसे बिंदु है, तीसरा प्रभाव क्या होगा, वेशभूषा, रहन सहन, खान पान, इसमें क्या आ जाता है, बदलाव आ जाता है। अब आप देखते हैं जब एक दो संस्कृति वाले लोग आपस में मिलते हैं तो स्वाभाविक है कि उनकी रहन सहन, खान पान और वेशभूषा में क्या आ जाता है, बदलाव आ जाता है। उनके रीति रिवाजों में बदलाव आ जाता है, संस्कृति में क्या हो जाता है, पूरी तरीके से परिवर्तन हो जाता है, बदलाव हो जाता है। और चौथा, जैसे जो इसमें मोटे तौर पर परिणाम होता है, आप देखते हैं कि जनसंख्या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो जनसंख्या का दबाव बढ़ जाता है। किसका दबाव बढ़ जाता है? जनसंख्या दबाव, यानी जनसंख्या प्लस हो रही है तो ऑलरेडी जनसंख्या उस क्षेत्र में होती है और प्रवास के कारण जनसंख्या का दबाव बढ़ जाता है। तो उससे क्या होता है, बेरोजगारी, निर्धनता, ऐसी समस्याएं उन क्षेत्रों में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जनसंख्या का दबाव, बेरोजगारी और निर्धनता जैसी समस्याएं क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो ये प्रवास के प्रमुख परिणाम है। प्रिय विद्यार्थियों, ये 2 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने अंक का? 2 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। प्रवास के परिणाम लिखिए। बिल्कुल सिंपल है। जब आपके दिमाग में ये चीज आ जाती है कि प्रवास किसे कहते हैं, मूल प्रवास के बारे में जब आपको पता है कि प्रवास व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। अब आप पता है आपको भी, जब व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा तो स्वाभाविक है कि जहाँ वो जा रहा है वहाँ जनसंख्या ऑलरेडी है, तो उसमें क्या हो जाता है,
परिवर्तन हो जाता है, दबाव बढ़ जाता है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूँ। मान लीजिए एक परिवार में गर्मी की छुट्टियों में आप घूमने के लिए अपने जैसे ननिहाल जाते हैं, तो ननिहाल की जनसंख्या में क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। अब वहाँ जैसे आपके उस परिवार में जनसंख्या क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। अब आप देखते हैं कि वहाँ जनसंख्या ज़्यादा हो जाती है तो नहाने धोने का क्रम बिगड़ जाता है, उठने बैठने का क्रम बिगड़ जाता है। दूसरा, संस्कृति का प्रसार होता है, उनके रहन सहन, खान पान, वेशभूषा में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। आपके द्वारा बनाए गए व्यंजन टिप्स आप उन्हें बताते हैं, उनके उन्हें बताते हैं, तो उनमें क्या हो जाता है, मिश्रित हो जाता है, जनसंख्या का दबाव हो जाता है। तो नॉर्मली कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो सकते हैं। भी हम एक छोटा सा उदाहरण देते हैं कि एक परिवार से दूसरे परिवार में जाते हैं तो वहाँ हम किस तरीके से महसूस करते हैं। तो वही स्थिति है कि जब मोटे तौर पर पलायन होता है, जनसंख्या दूसरे क्षेत्रों की तरफ जाती है, तब उसमें किस तरीके से परिवर्तन होता है। तो ये था प्रवास के परिणाम। तो ये आपका जैसे आज का टॉपिक था, ये प्रवास किसे कहते हैं, प्रवास के परिणाम क्या है। नेक्स्ट बिंदु है आपका मानव विकास। विश्व के प्रमुख यानी विश्व जनसंख्या और मानव विकास। अब हमारा नेक्स्ट बिंदु है मानव विकास। अब देखते हैं मानव विकास, विकास किसका है, मानव है। यानी विकास का जो केंद्र बिंदु है वो कौन है, मानव है। भूगोल का केंद्र बिंदु कौन है, स्थान है, और स्थान पर रहता कौन है, मानव रहता। तो मानव भूगोल में पढ़ रहे हैं तो मानव की जितनी भी क्रियाविधि है, क्रियाकलाप है, वो किसके इर्द गिर्द होता है, मनुष्य के इर्द गिर्द होता है, मानव के वातावरण से इर्द गिर्द होता है। तो मानव विकास। अब आप देखते हैं कि मानव विकास प्रारंभ में विकास किसको माना जाता था कि अगर कोई देश की जितनी भी अर्थव्यवस्था बड़ी होती है तो उसे ही उसका मानव विकास माना जाता था। वहाँ के लोगों में क्या परिवर्तन हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं था। समझ में आ गया आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। प्रारंभ में मानव विकास किसको माना जाता था, देश की अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था, अगर अर्थव्यवस्था बढ़ी है इसका मतलब देश का विकास बढ़ा, वो देश उसमें आगे। अब अर्थव्यवस्था में ही बदलाव महसूस किया जाता था, वहाँ की जनता के अंदर क्या परिवर्तन हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं था। तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए भारत के दक्षिणी एशिया के दो अर्थशास्त्री थे, एक था डॉक्टर महबूब उल हक और दूसरे थे डॉक्टर अमर्त्य सेन। यानी दो अर्थशास्त्री थे, अर्थशास्त्री दो थे। पहला डॉक्टर महबूब उल हक और दूसरे थे डॉक्टर अमर्त्य सेन। ये दोनों ही दक्षिणी एशिया के अर्थशास्त्री थे और इन्होंने मानव विकास पर काफी शोध अनुसंधान किया। तो इसमें सबसे ज्यादा कार्य किसने किया था, डॉक्टर महबूब उल हक ने किया था। इसलिए मानव विकास की संकल्पना का प्रतिवेदन किसने किया था, डॉक्टर महबूब उल हक ने किया था। तो डॉक्टर महबूब उल हक ने क्या कहा कि मानव विकास किसको मानना चाहिए, मानव की क्षमताओं में वृद्धि होनी चाहिए, मानव का कल्याण होना चाहिए, मानव के विकल्पों में वृद्धि होनी चाहिए, लोगों के जीवन स्तर में सुधार होना चाहिए। तब हम मानते हैं कि इसमें क्या हुआ है, मानव का विकास हुआ। अब आप देखते हैं कि एक दो शब्द आपको मैं बताना चाहूंगा, एक तो वृद्धि और दूसरा विकास। दो शब्द आप समझें कि वृद्धि और विकास दोनों में ही परिवर्तन हो रहा है, दोनों में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो किसे हम विकास कहेंगे और किसे हम वृद्धि कहेंगे। मैं आपको एक उदाहरण दूं कि किसी नगर की जनसंख्या, जैसे मान लीजिए कोई एक नगर है, इस नगर की जो जनसंख्या है वो 1000 से कितनी होगी, 5000 होगी। तो अब मुझे बताइए यहाँ वृद्धि हुई है या विकास हुआ है। तो सीधा सा सवाल है कि यहाँ क्या हुई है, वृद्धि हुई। लेकिन मैं कह दूं कि एक नगर की सड़क, रेल या जैसे कह सकते हैं उद्योग, शिक्षा, इन क्रियाकलापों में क्या हुआ है, बदलाव हुआ। क्या हुआ, बदलाव हुआ। तो इसे क्या कहेंगे कि यहाँ क्या हुआ है, विकास हुआ। समझ में आ गया। तो वृद्धि और विकास दोनों में ही परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पे जैसे किसी नगर में सड़कों का निर्माण हो गया, रेल मार्ग, मान लीजिए
रेल मार्ग नहीं था, रेल मार्ग निकल गया। जैसे बड़े बड़े कॉलेज खुल गए, इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गए, उद्योग खुल गए, ITI खुल गए, इसका मतलब उस क्षेत्र का क्या हुआ, विकास। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि वृद्धि और विकास क्या है। तो विकास की जो संकल्पना है वो किसने दी थी, डॉक्टर महबूब उल हक ने दी थी। अब आप देखते हैं कि डॉक्टर मानव विकास का मूल उद्देश्य क्या है कि लोगों के जीवन स्तर में सुधार, लोगों के जीवन स्तर में सुधार, लोगों के जीवन स्तर में सुधार पहला बिंदु, और दूसरा उनके विकल्पों में वृद्धि, विकल्पों में वृद्धि। तब क्या होगा, मानव का विकास होगा। अब मानव का विकास कब होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना और उनके विकल्पों में वृद्धि करना। स्वतंत्रता, अब आप देखते हैं जब व्यक्ति स्वतंत्र है तभी व्यक्ति सोच सकता है कि मुझे क्या करना है, मुझे ITI करनी है या कोई PGDC करनी है या कोई से डॉक्टर इंजीनियर बनना है, किस सेक्टर के अंतर्गत जाना। तो जब तक व्यक्ति स्वतंत्र है तब वो उसके विकल्पों का क्या कर सकता है, चयन कर सकता है। तो लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना और उसके विकल्पों में वृद्धि करना ही क्या कहलाता है, मानव विकास कहलाता है। तो मानव विकास की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी, डॉक्टर महबूब उल हक ने। कब की थी, 1990 में की थी। मानव विकास का जो प्रतिवेदन है, मानव विकास, मानव विकास का प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था, 1990 में। और ये कौन करती है, UNDP। मानव विकास का प्रतिवेदन कौन प्रस्तुत करती है, UNDP। UNDP का मतलब है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ये कार्यक्रम प्रतिवर्ष ये प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। तो मानव विकास का जो प्रतिवेदन होता है ना, उसमें 3 बिंदु महत्वपूर्ण होते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुंच। इन तीनों बिंदुओं के आधार पर ही मानव विकास की कल्पना की जाती है। तो ये 3 बिंदु महत्वपूर्ण है, इसे त्रिस्तरीय आयाम भी कह सकते हैं। तो मानव विकास के जो मूलभूत आयाम है वो शिक्षा। आप देखते हैं कि सबसे मोटा जो बिंदु है ना वो क्या है, शिक्षा। तो जब तक व्यक्ति शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता तब तक उसे रोजगार नहीं मिलेगा। जब उसे रोजगार नहीं मिलेगा, उसकी आय नहीं बढ़ेगी, तो उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा। आप देखिए कि वो उच्च स्तरीय शिक्षा सुविधा उपलब्ध नहीं कर पाएगा और उसकी संसाधनों तक पहुंच नहीं हो पाएगी। तो मानव विकास का जो मूल आयाम है ना, उस मूल आयाम में शिक्षा को महत्वपूर्ण माना जाता है। आप भारत का जो मानव विकास है ना, उस मानव विकास में सर्वोच्च राज्य कौन सा है, केरल। अब केरल में साक्षरता का स्तर सबसे टॉप है, आप देखते हैं कि 95 से अप है। तो जहाँ शिक्षा का स्तर अप है, इसका मतलब उस क्षेत्र का मानव विकास सबसे ज़्यादा है। बिहार निर्धनता की श्रेणी में सबसे पिछड़ा हुआ राज्य बिहार है, उड़ीसा है, तो इनका साक्षरता का स्तर है बहुत कम है। तो ये मानव विकास के प्रमुख आयाम थे, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुँच। तो ये था मानव विकास। मानव विकास की दृष्टि से लास्ट टॉपिक है आपका, और छोटा सा ये कोई मानव विकास की दृष्टि से विश्व को कितने भागों के अंतर्गत बांटा गया, तो उसको वैसे मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा गया है, लेकिन आप देखते हैं कि नए जैसे आयाम के अकॉर्डिंग इसे 4 भागों में बांटा गया। पहला अति उच्च, दूसरा उच्च, तीसरा मध्यम और चौथा निम्न। तो ये 4 भागों में इसको बांटा है। कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों मानव विकास के आयाम को। 186 देश है, उन देशों की गणना के अनुसार तो सभी में 47 और लास्ट में 46 45 इन देशों का वर्गीकरण किया गया। मानव विकास की दृष्टि से मोटे तौर पर इसे 3 भागों में बांटा गया, उच्च, मध्यम और निम्न। उच्च 0.7 से अधिक, मध्यम 0.5 से 0.7 और निम्न 0.5 से कम।
इनका वर्गीकरण किया गया कि मानव विकास की दृष्टि से विश्व को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया, और नवीन जो वर्गीकरण है उसमें से 4 भागों में बांटा गया, अति उच्च, उच्च, मध्यम और निम्न। तो ये था मानव विकास से संबंधित। अब आप देखते हैं कि विश्व में सबसे अधिक मानव विकास, एक छोटा सा प्रश्न पूछा जाता है, विश्व में किसमें, विश्व में सबसे अधिक मानव विकास वाला देश कौन सा है? तो इसका उत्तर कौन सा है? नॉर्वे। विश्व में सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य कौन सा है? नॉर्वे है। उसके बाद में अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, यूएसए, ये राज्य से ये देश आते हैं जहाँ सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक है। और अगर सबसे कम पूछा जाए, कम, उसका आप देखते हैं कि नाइजर, चाड, कांगो, माली, ये देश है, और ये सारे अफ्रीकी देश हैं जहाँ मानव विकास सूचकांक बहुत ही कम रहता है। तो आज का जैसे आपका जो टॉपिक था 5वां यूनिट, वो 5वां यूनिट कंप्लीट द एंड है। जो मैंने आपको ये चीज़ें बताई है, उन चीज़ों को आप थोड़ा सा सस्ती जगहों से देखें और घर में रहें, सुरक्षित रहें। टेक केयर, थैंक्स।